हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज 2 दिन के बाद क्लास हो रही है। इसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई थी तो इस वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाए। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे इस चैप्टर का एक प्रिंसिपल बचा हुआ था, पिजन होल प्रिंसिपल या कपोत पोस्ट सिद्धांत। ठीक है, कपोत पोस्ट, कपोत कोस्ट है, पोस्ट कोस्ट है, कपोत कोस्ट, कपोत कोस्ट सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल, पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, पिजन होल, पिजन होल, PEPIGEON, पिजन होल प्रिंसिपल, कपोत कोस्ट सिद्धांत। पिजन का मतलब क्या होता है? पिजन का मतलब तो जानते हो, पिजन का मतलब होता है कबूतर। पिजन का मतलब क्या है? कबूतर। होल का मतलब कोस्ट, यानी कि आपके पास जो घोंसले हैं वो प्रिंसिपल सिद्धांत, प्रिंसिपल सिद्धांत। ठीक है, तो हमने गाना तो खूब सुना है, पिजन होल, है ना, कबूतर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा मैथमेटिक्स भी पढ़ लेते हैं कि इनके पिजन होल का प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहले एक बार थोड़ा समझ लीजिए कि पिजन होल प्रिंसिपल क्या है। पिजन होल प्रिंसिपल कहता है आपके पास कि यदि आपके पास कुछ पिजन्स हैं, यानी कि कुछ कबूतर हैं, सपोज दैट आपके पास 50 पिजन है, 50 पिजन है, 50 कपोत है या कबूतर है। ठीक है, और आपके पास जो घोंसले हैं, आपके पास घोंसले यदि सपोज दैट 45 है, ये आपके पास होल है कोस्ट। यदि आपके पास 45 होल है और 50 पिजन है, और यदि आपको इन सभी पिजन्स को इन कोस्ट में लेकर के आना है, तो ऐसा रूल होना चाहिए कि इसके अंदर कम से कम, इसके जो कम से कम ऐसे घोंसले होंगे जिसके अंदर कबूतरों की संख्या क्या होगी? एक से ज्यादा। कबूतरों की संख्या किससे ज्यादा मिलेगी? एक से ज्यादा मिलेगी। यानी कि आपको ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि कुछ घोंसले में कबूतर जो है, चाहे तो एक को शामिल करो, दो को शामिल करो, कैसे भी शामिल कीजिए, लेकिन सारे जो पिजन्स हैं वो सारे इन 45 होल्स के अंदर आ जाने चाहिए, कोई भी कबूतर नहीं बचना चाहिए। तो दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब कम से कम एक घोंसला ऐसा हो जिसमें एक से ज्यादा कबूतरों की संख्या हो, जिसमें एक से ज्यादा कबूतरों की संख्या हो। तो यही अपना पिजन होल प्रिंसिपल कहता है। यदि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट करते हो, है ना, तो इसे ही आप पिजन होल प्रिंसिपल कहते हैं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़े तो, इसका फंक्शन की फॉर्म में पढ़े तो आप इस तरह से कह सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है उनको बता देता हूं क्या है। ए फंक्शन, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई, एक फलन है आपके पास एक्स से वाई पर, वेयर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं आप? कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स में अवयवों की संख्या, एक्स में अवयवों की संख्या। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन, इज इज ग्रेटर देन cardinality of y, is greater than cardinality of y। ठीक है, then there exist at least two element of x, at least two element of x whose
whose image are same, whose image, whose image are same, जिनकी जो प्रतिबिंब है वो क्या है, समान है। देख लो हिंदी में, एक फलन f x से y पर है तथा जहां पे कार्डिनलिटी ऑफ x, x में अवयवों की संख्या y के अवयवों या कार्डिनलिटी ऑफ y से ज्यादा है, तब तब x के कम से कम, तब x के कम से कम दो अवयव इस प्रकार विद्यमान है, तब x के कम से कम दो अवयव इस प्रकार विद्यमान है जिनका प्रतिबिंब समान है, जिनका प्रतिबिंब समान है। ठीक है, जिनका प्रतिबिंब समान है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी है ना, उस थ्योरी को लिख लेते हैं। लिखिए, लिखो, थ्योरी लिखिए, इसका थ्योरी लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार यदि n कपूतों को, इस सिद्धांत के अनुसार n कपोतों को के कपोत कोष्ठों, n कपोतों को के कपोत कोष्ठों में रखा जाए, n कपोतों को के कपोत कोष्ठों में रखा जाए जहां k लेस देन n, जहां k लेस देन है n से, यानी कि ये कबूतरों की संख्या है और ये कोष्ठों की संख्या है। n कपोतों को k कपोत कोष्ठों या कोष्ठों में रखा जाए जहां k लेस देन n है, तब एक कपोत कोष्ठ इस प्रकार विद्यमान होगा, एक कपोत कोष्ठ या कम से कम एक, है ना, हो सकते हैं कि और भी ज्यादा मिल जाए आपको, एक कपोत कोष्ठ इस प्रकार विद्यमान होगा जिसमें दो या अधिक कपोत विद्यमान है, जिसमें दो या अधिक कपोत विद्यमान है। सो यहां पे लिख लें, अकॉर्डिंग this principle, if n pigeon arranged in k pigeonhole where k is less than n, then there exists at least one hole in which two or more than two pigeon exist। ठीक है, there exists at least one pigeon hole in which, या there exists at least one hole in which two or more than two pigeon exist। ठीक है, ये आपके पास इसकी थ्योरी थी पिजन होल प्रिंसिपल की। ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत पूछे नहीं गए आज तक, अभी तक इतने। ठीक है, लेकिन मैं आपको
इसका एक दो क्वेश्चन करा देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करें। हो गया नोट ये? चलें आगे। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल करा रहा हूं इसके। देखिए एग्जाम्पल एक है, एग्जाम्पल एक है कि एक मरीज को 30 दिनों के लिए किसी दवा की 45 गोलियां प्रतिदिन कम से कम एक गोली लेने के अनुदेशों के साथ दी जाती है। यानी कि आपके पास एग्जाम्पल एक क्या दिए हुए, 30 दिन दिए हुए, 45 टैबलेट्स हैं, 45 गोलियां हैं, टैबलेट्स हैं, ठीक है। और कह रहा है कि प्रतिदिन कम से कम एक, दिन में कम से कम एक लेनी है, दिन में कम से कम एक लेने का प्रतिबंध है, लेने का प्रतिबंध है, यानी कि आपको कम से कम एक दवा तो लेनी है उसमें से। सिद्ध कीजिए कि लगातार कुछ दिनों का एक अंतराल ऐसा अवश्य है जिसमें मरीज यथार्थतः 14 गोलियां लेता है। यानी कि आपके पास एक अंतराल, कुछ दिनों का एक अंतराल, लगातार कुछ दिनों का अंतराल, कुछ दिनों का अंतराल, मान लीजिए कि 7वें दिन से 10वें दिन का एक अंतराल हो गया, 7वें दिन से 10वें दिन का एक अंतराल हो गया, 5वें से 8वें तक का एक अंतराल हो गया, या 8 से 15वें दिन का एक अंतराल हो गया। तो वो कह रहा है कि लगातार कुछ दिन, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 दिन, ठीक है। तो जितने भी दिन हैं आपके पास, इनका एक अंतराल, इसके अंदर टोटल गोलियां कितनी ली जानी चाहिए? 14 गोलियां ली जानी चाहिए। तो अपने को ऐसा ही प्रूफ करना है कि ऐसा कोई अंतराल विद्यमान होगा जिसमें यथार्थतः 14 गोलियां ली जाएंगी। लगातार कुछ दिनों का अंतराल ऐसा अवश्य है, ऐसा अवश्य है जिसमें मरीज यथार्थतः, यानी कि यथार्थ मतलब एग्जैक्टली 14 गोलियां लेता है। अब ऐसा मत समझ लेना कि 14 गोलियां एक साथ ही ले लिया ना, 14 गोलियां लेता है, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। माना xn ये लिख रहा हूं nवें दिन तक ली गई गोलियों की संख्या है, ली गई गोलियों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ टैबलेट्स अप टू nth डे, नंबर ऑफ टैबलेट अप टू nth डे, nवें दिन तक ली गई गोलियों की संख्या है। सपोज दैट ऐसे कर लो कि x1 क्या है, यहां पे लिख देता हूं, पहले दिन तक ली गई गोलियों की संख्या, ली गई गोलियों की संख्या। x2 क्या है, पहले दिन और दूसरे दिन की गोलियां। x3 क्या है आपके पास, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन की गोलियां मिला करके। x4 क्या आपके पास, पहले दिन की गोलियां, दूसरे दिन की गोलियां, तीसरे दिन की और चौथे दिन की गोलियां, इस तरह से है। और इसी तरह से आपके पास x5 और इस तरह से xn की बात करें तो पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की और n-1वें दिन की और लास्ट में nवें दिन की। ये सब गोलियां मिलाकर के ली गई है। जैसे कि उसने पहले दिन में पहले 1 ली, दूसरे दिन में 2 ली, तो यानी कि 1 + 2 यानी कि 3, ठीक है। तीसरे दिन उसने मान लीजिए कि 1 ले ली, तो फिर यहाँ पे 3, 1 और 2 का तो 3 है, 1 और ले ली,
तो कितनी हो गई 4। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये कुछ अरेंजमेंट है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ना। देखिए आगे, तो एक्शन क्या है, nवें दिन तक ली गई गोलियों की संख्या है। तो ऑब्वियसली बात है कि कम से कम एक गोलियां ले रहा है, कम से कम एक गोली लेने का प्रावधान है, तो एक कम से कम तो ले गई x1 x2, क्योंकि दूसरे दिन तक 2 दिन तक गोलियों की संख्या है, ये हमेशा इस ऑर्डर में मिल जाएंगे आपके पास x4 एंड सो ऑन। कहां तक है, कितने दिन है टोटल, 30 दिन है। टोटल कितने दिन है, 30 दिन है, तो x30। और भाई ज्यादा से ज्यादा कितनी गोलियां दी गई है उसको, 45 गोलियां दी गई है, तो 45 गोलियों से ज्यादा तो वो लेगा नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी गोलियां ले सकता है, 45। क्या कर दो, 14 ऐड कर दो इसमें सब में, तो 14 ऐड करोगे तो यहां पे कितने बन जाएंगे, तो यहां पे लिख देता हूं 1 + 14 लेस देन x1 + 14 x2 + 14 लेस देन x3 + 14, और इस तरह से चलता गया x3 + 14, और यहां पे 45 में भी 14 ऐड कर दीजिए, तो देखो यहां से आ गई 15, x1 + 14 x2 + 14, और इसी तरह से x3 + 14, और यहां पे कितना आ गया 59। ये क्या है आपके पास, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो कितने दिन है टोटल, 30 दिन है। तो यहां पे आपके पास ऑब्वियसली बात है कि सिंस चूंकि एक में सभी xi भिन्न भिन्न है या अलग अलग है, अतः कुल पूर्णांक, कितने पूर्णांक मिल गए, कुल पूर्णांक 30। कुल पूर्णांक कितने हैं, 30 है। अब देखो भिन्न भिन्न संख्याओं में समान संख्या जोड़ी जाए, भिन्न भिन्न संख्या मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और इनमें समान संख्या जोड़ दिया आपने, 14 इसमें जोड़ दी, 14 इसमें, 14 इसमें, 14 इसमें और 14 इसमें, तो क्या ये दोबारा से भिन्न भिन्न मिलेंगी, तो देखो यहां से दोबारा से भी आपको क्या मिलेंगी, अलग अलग ही मिल जाएंगी। ठीक है, एक में सभी xi अलग अलग है, अतः कुल पूर्णांक कितने हो गए, 30 हो गए। दो में भी, इसलिए दो में भी सभी xi + 14 कैसे हैं, अलग अलग पूर्णांक हैं, अलग अलग पूर्णांक हैं, अतः कुल पूर्णांक या कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई भाई, 30 दिन ये और 30 दिन ये हो गए, तो कितने हो गए, 60 दिन हो गए। लेकिन गोलियां कितनी है, केवल 59 गोलियां हैं, लेकिन गोलियों की संख्या जो आई है वो आपके पास 59 है। ठीक है, अब देखिए 60 दिन है और 59 गोलियां हैं और डेली एक एक लेने का प्रावधान है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई, क्या आया, आपके पास 59 गोलियां हैं, तो इसका मतलब है कि जो ये इंटीजर्स हैं ये 59 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मतलब कि कम से कम आपको ऐसा मिलेगा कि कुछ ना कुछ इसका जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये तो आपस में बराबर नहीं है, ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो क्या हो सकता है बराबर, कि इसका कोई एलिमेंट इसके किसी एलिमेंट के बराबर है। सो देयर एग्जिस्ट xi सच दैट, एक ऐसा xi मिलेगा जो आपका xj + 14 इसी में से इज इक्वल टू किसके बराबर आए, xi के बराबर आए। ठीक है, xj + 14 इज इक्वल टू, तो यहां से आप इसको सोल्व कर लीजिए, इसको इधर ले आओ, चाहे आप इस xj को उधर ले जाइए, तो xi - xj इज इक्वल टू क्या आ गया, 14 आ गया। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि
आईवें दिन से जेवें दिन का अंतराल, अर्थात मरीज आईवें दिन से जेवें दिन के अंतराल में कितनी गोलियां लेता है? 14 गोलियां लेता है। ठीक है, 14 गोलियां लेता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। यदि कहीं समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। रेयरली इसके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार मेरे से पूछ लें, कमेंट डाल दे, नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा रिपीट करवा दिया जाएगा इसको। एक क्वेश्चन और कराना है। एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में 45 प्रतियोगी बैठे हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा है, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। हाँ, एग्जाम्पल 3 है ये आपका कपोत पोस्ट सिद्धांत का, कि कोई भी एक परीक्षा है, परीक्षा में कितने हैं? 45 प्रतियोगी। 45 प्रतियोगी यानी कि 45 आपके पास कैंडिडेट हैं। उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कम से कम 2 विद्यार्थी ऐसे हैं, तब कम से कम 2 विद्यार्थी, कम से कम 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अनुक्रमांकों का अंतर, अनुक्रमांक मतलब कि रोल नंबर, जिनके अनुक्रमांकों का अंतर कितना है? 44 का गुणक, 44 का गुणक, यानी कि मल्टीपल ऑफ 44 अनुक्रमांक, यानी कि आप क्या है ये? रोल नंबर, डिफरेंस ऑफ रोल नंबर, डिफरेंस ऑफ रोल नंबर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो यहां पे 2 अनुक्रमांक, यानी कि आपके पास 2 रोल नंबर ऐसे हैं जिनका अंतर मान लीजिए आपके पास एक रोल नंबर है XI, दूसरा रोल नंबर है XJ। इन दोनों का जो अंतर है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 44 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए? 44 का मल्टीपल होना चाहिए। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ, ये प्रूव करना है अपने को। तो देखिए कितने विद्यार्थी है टोटल? 45 विद्यार्थी। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 45। दूसरी चीज आता है इनके कितने रोल नंबर हैं? इनके अनुक्रमांक कितने हैं? 45 है। एक सेट मान लिया हमने X, ये क्या है? अनुक्रमांकों का समुच्चय, अनुक्रमांकों का समुच्चय सेट ऑफ रोल नंबर है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 अप टू कहां तक? 45 तक, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ X किसके बराबर आ गई? 45 के बराबर आ गई। एक माना है सेट, दूसरा Y, इसमें क्या है? अनुक्रमांक अनुक्रमांकों का शेषफल है ना, 44 से भाग देने के बाद, है ना, 44 से, चलो इसका ऐसे लिख लो, 44 से विभाजित करने के बाद प्राप्त
शेष फल। ठीक है, 44 से भाग दे देते हैं, है ना, तो बचने वाला शेष फल, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ सेट ऑफ रिमाइंडर का समुच्चय, का समुच्चय लिख दीजिए, सेट ऑफ रिमाइंडर ऑफ आफ्टर डिवाइडिंग रोल नंबर बाय 44 से डिवाइड करने के बाद, तो देखो रिमाइंडर के पास क्या चॉइस हो सकती है, जब आप 44 से भाग दे रहे हो, किससे भाग दे रहे हो, 44 से भाग दे रहे हो, तो रिमाइंडर क्या बच सकता है, हो सकता है पूरा पूरा भाग जाए तो 0 बचे, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 4 5 6 और कितने तक बच सकते हैं, 43 तक। 44 बचेगा क्या, 44 रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि 44 रिमाइंडर हुआ तो एक बार और डिवाइड कर सकते हो आप, तो कितने हो गए, तो यहां से आपके पास आ गया कार्डिनलिटी ऑफ y, कितना आ गया 44। अब देखिए रोल नंबर अपने पास 45 है, रोल नंबर कितने हैं 45 है, और यहां पे जो y है यानी कि आपके पास जो रिमाइंडर है उनकी संख्या कितने हैं 44 के बराबर है। दैट मींस आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एट कार्डिनलिटी ऑफ x से y पर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया वेयर मोड x यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ x ग्रेटर देन है किससे, कार्डिनलिटी ऑफ y से। तो ऑब्वियसली बात है कि देयर एग्जिस्ट आपके पास x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के बराबर नहीं है ना, लेकिन आपके पास उनकी जो इमेज है fx1 बराबर fx2, उनकी जो इमेज है वो किसके बराबर मिलेगी, है ना, यानी कि x1 x2 के बराबर नहीं है, लेकिन जो उनकी इमेज है वो क्या मिलेंगी, आपको बराबर मिलेंगी। ठीक है, x1 और x2 किस में से लिए गए हो, x में से लेकर चल रहे हैं, तो देखो x1 और x2 किस में से आपके x में है, तो देखो x1 x2 कैपिटल X में है, तो x1 को क्या लिखा जा सकता है, x1 को लिख सकते हो आप 44, क्योंकि आपने जो ये फंक्शन डिफाइन किया है वो डिवाइड वाला डिफाइन किया है, यानी कि आपके पास यहाँ पे रोल नंबर है, आराम से समझिए, यहाँ पे आपके पास क्या है रोल नंबर है 1 से लेकर के 45 तक। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि आपने 44 से भाग देना है, आपने 44 से भाग देना है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो किस में से बचेगा, y में से बचेगा। ठीक है, तो यहां पे आपके पास ऐसे दो रोल नंबर जिनका अलग अलग रोल नंबर है लेकिन उनका इमेज क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। क्यों, कपोत-पोस्ट सिद्धांत यही कहता है यदि आपके पास x में कार्डिनलिटी ज्यादा है, y की कार्डिनलिटी कम है, तो आपके पास दो एलिमेंट अलग अलग, दो एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिनका इमेज सेम आ रहा। तो देखो x1 और x2, x में से दो एलिमेंट लिए, तो x1 को, क्योंकि अपन फंक्शंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो x1 क्या है, मल्टीपल होना चाहिए किसका, मान लेते हैं 44 का मल्टीपल है, और उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचता है fx1 रिमाइंडर ही, तो यहां से आ गया आपके पास fx1, और x2 बराबर लिख दिया 44 गुना, ये मान लीजिए कि इसी ऐसे टाइम हुआ है, और रिमाइंडर क्या बचा, इसका fx2 बचा है। तो यहां पे आप इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या करें, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि पूछा गया है कि डिफरेंस ऑफ रोल नंबर, तो ये रोल नंबर है, तो x1 माइनस x2 करोगे, तो देखो वहां से आपके पास आएगा 44 r माइनस 44s और प्लस fx1 माइनस fx2, और देखिए fx1 fx2 के बराबर है, तो ये तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से 44 कॉमन आ जाएगा, और r माइनस s बच जाएगा, क्योंकि r भी इंटीजर है, s भी इंटीजर है, तो यहां पे आप इसको एक नया इंटीजर मान सकते हो 44 इंटू n। तो ये किसके बराबर आया, तो यहां पे लिख रहा हूं, तो आपका x1 माइनस x2 यानी कि रोल नंबर का जो डिफरेंस है वो किसका मल्टीपल आ गया, 44 का मल्टीपल आ गया। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये मैं रिपीट कर रहा हूं
कि जो कपोत-पोस्ट सिद्धांत है इतना आपके नहीं आता है, कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको जैसे ताकि जो थ्योरी है उसका जो डेफिनेशन है यदि बाई चांस पूछ ले और आपको याद रखना है तो आप डेफिनेशन से याद कीजिए, है ना, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये क्वेश्चन फिर भी मैंने करा दिए आपको, क्लियर है। तो लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप बेहिचक विदाउट हेजिटेशन से पूछिए मेरे से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।